दिल्ली आने से पहले वो अंबाला छावनी में थी, जहाँ कई गोरे इसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने के बाइस वो अंग्रेजी के 10-15 जुमले सीख गई थी। उनको वो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करती। लेकिन जब वो दिल्ली आई तो उसका कारोबार ना चला, तो एक रोज उसने अपनी पड़ोसन तमंचा जान से कहा, दिस लीफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है, जबकि खाने को ही नहीं मिलता। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी मंटो की काली सलवार। मेरा नाम है नितिन और आप मुझे सुन रहे हैं मेरे चैनल बोधि वेदा पर। अगर आप हमसे पहली बार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। अंबाला छावनी में उसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर उसके पास आ जाते थे और 3-4 घंटों में ही 8-10 गोरों को निपटाकर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। ये गोरे उसके हमवतनों के मुकाबले में बहुत अच्छे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वो ऐसी जबान बोलते थे जिसका मतलब सुल्ताना की समझ में नहीं आता था, मगर उनकी जबान से ये लाइल्मी उसके हक में बहुत अच्छी साबित होती थी। अगर वो उससे कुछ रियायत चाहते तो वो सर हिलाकर कह दिया करती थी, साहिब, हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आता। और अगर वो उससे जरूरत से ज्यादा छेड़खानी करते तो वो अपनी जबान में गालियां देना शुरू कर देती थी। वो हैरत में उससे उसके मुंह की तरफ देखते। वो उनसे कहती, साहिब, तुम एकदम उल्लू का पट्ठा है, हरामजादा है, समझा। ये कहते वक्त वो अपने लहजे में सख्ती पैदा ना करती, बल्कि बड़े प्यार के साथ उनसे बातें करती। ये गोरे हंस देते और हंसते वक्त वो सुल्ताना को बिल्कुल उल्लू के पट्टे दिखाई देते। मगर यहाँ दिल्ली में वो जब से आई थी, एक गोरा भी उसके यहाँ नहीं आया। 3 महीने उसको हिंदुस्तान के इस शहर में रहते हुए हो गए थे, जहां उसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमले चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी उसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से उसने खुदा झूठ ना बुलवाए तो 18.5 रुपए वसूल किए थे। 3 रुपए से ज्यादा पर कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इसमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था। मगर ताज्जुब की बात है कि इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई, हम 3 रुपए से एक कौड़ी ज्यादा ना देंगे। ना जाने क्या बात थी इनमें से कि हर एक ने सिर्फ 3 रुपए के ही काबिल समझा। चुनांचे जब छठा आया तो उसने खुद इससे कहा, देखो, मैं 3 रुपए एक टीम के लूंगी। इससे एक धेला तुम कम कहो तो ना लूंगी। अब तुम्हारी मर्जी हो तो रहो, वरना जाओ। छठे आदमी ने यह बात सुनकर तकरार ना की और इसके यहां ठहर गया। जब दूसरे कमरे में दरवाजे वरवाजे बंद करके वो अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। उसने 1 रुपया तो ना दिया, लेकिन नए बादशाह की चमकती हुई अठन्नी जेब से निकालकर उसको दे दी। और सुल्ताना ने भी चुपके से ले ली कि चलो, जो आया है गनीमत है। 18.5 रुपए 3 महीनों में। 20 रुपया माहवार तो इस कोठे का किराया था, जिसको मालिक मकान अंग्रेजी जबान में फ्लैट कहता था। इस फ्लैट में ऐसा पखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नीचे नल में गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू शुरू में तो इस शोर ने उसे बहुत डराया। पहले दिन जब वो रफाए हाजत के लिए इस पखाना में गई तो उसके कमर में शिद्दत का दर्द हो रहा था। फारिग होकर जब उठने लगी तो उसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया। इस जंजीर को देखकर उसने ख्याल किया, चूंकि ये मकान खास हम लोगों की रिहाइश के लिए तैयार किए गए हैं, ये जंजीर इसलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाया करे। मगर ज्यों ही उसने जंजीर पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट सी हुई और फिर एकदम पानी का शोर के साथ बाहर निकला कि डर के मारे इसके मुंह से चीख निकल गई। खुदा बख्श दूसरे कमरे में अपना फोटोग्राफी का सामान दुरुस्त कर रहा था और एक साफ बोतल में हाइड्रोकोनेल डाल रहा था कि उसने सुल्ताना की चीख सुनी। दौड़कर वो बाहर निकला और सुल्ताना से पूछा, अरे, क्या हुआ? ये चीख तुम्हारी थी? सुल्ताना का दिल धड़क रहा था। उसने कहा, ये मोए पखाना है कि क्या है? बीच में ये रेलगाड़ियों की तरह जंजीर क्या लटका रखी है?
मेरी कमर में दर्द था। मैंने कहा चलो इसका सहारा ले लूंगी, पर इस मोई जंजीर को छेड़ना था कि वो धमाका हुआ कि अब मैं तुम्हें क्या कहूं। इस पर खुदाबख्श बहुत हंसा। उसने सुल्ताना को इस पैखाने की बाबत सब कुछ बता दिया था कि ये नए फैशन का है, इसमें जंजीर हिलाने से सब गंदगी नीचे जमीन में धंस जाती है। खुदाबख्श और सुल्ताना का आपस में कैसे संबंध हुआ, ये एक लंबी कहानी है। खुदाबख्श रावलपिंडी का था। इंटर पास करने के बाद उसने लॉरी चलाना सीखा। चुनांचे 4 बरस तक तो रावलपिंडी और कश्मीर के दरमियान लॉरी चलाने का काम करता रहा। इसके बाद कश्मीर में उसकी दोस्ती एक औरत से हो गई। उसको भगाकर वो लाहौर ले गया। लाहौर में चूंकि उसको कोई काम ना मिला, इसलिए उसने औरत को पेशे पर बैठा दिया। 2-3 बरस तक ये सिलसिला जारी रहा और वो औरत किसी और के साथ भाग गई। खुदाबख्श को मालूम हुआ कि वो अब अंबाला में है, तो उसने उसकी तलाश में अंबाला आया, जहां उसको सुल्ताना मिल गई। सुल्ताना ने उसको पसंद किया, चुनांचे दोनों का संबंध हो गया। खुदाबख्श के आने से एकदम सुल्ताना का कारोबार चमक उठा। औरत चूंकि ये जानती थी, इसलिए उसने समझा कि खुदाबख्श बड़ा भगवान है, जिसके आने से इतनी तरक्की हुई है। चुनांचे इस खुश एहतियाती के खुदाबख्श की वकात उसकी नज़रों में और भी बढ़ा दी। खुदाबख्श आदमी मेहनती था, सारा दिन हाथ पर हाथ धरकर बैठना पसंद नहीं करता था। चुनांचे उसने एक फोटोग्राफर से दोस्ती पैदा की, जो रेलवे स्टेशन के बाहर मिनट कैमरे से फोटो खींचा करता। इसीलिए उसने फोटो खींचना सीख लिया। फिर सुल्ताना से 8 रुपए लेकर कैमरा भी खरीद लिया। आहिस्ता आहिस्ता एक पर्दा बनवाया, 2 कुर्सियां खरीदी और फोटो धोने का सब सामान लेकर उसने अलहदा अपना काम शुरू कर दिया। काम चल निकला। चुनांचे उसने थोड़ी ही देर के बाद अपना अड्डा अंबाले छावनी में कायम कर लिया। यहाँ वो गोरों के फोटो खींचता रहता। 1 महीने के अंदर अंदर उसकी छावनी के गोरों से वाकवित हो गई। फिर वो सुल्ताना को वहीं ले गया। यहाँ छावनी में खुदाबख्श के जरिया के कई गोरे सुल्ताना के मुस्तकिल ग्राहक बन गए और उसकी आमदनी पहले से दोगुनी हो गई। सुल्ताना ने कानों के लिए बूंदे खरीदे, 5.5 तोले की 8 कंगनियां भी बनवा ली, 10-15 अच्छी अच्छी साड़ियां भी जमा कर लीं। घर में फर्नीचर वगैरह भी आ गया। किस्सा मुख्तसर ये कि अंबाला छावनी में वो बड़ी खुशहाल थी। मगर एकाएकी न जाने खुदाबख्श के दिल में क्या समाई कि उसने दिल्ली जाने की ठान ली। सुल्ताना इनकार कैसे करती, जबकि खुदाबख्श को अपने लिए बहुत मुबारक ख्याल करती थी। उसने खुशी खुशी दिल्ली जाना कबूल कर लिया। बल्कि उसने ये भी सोचा कि इतने बड़े शहर में जहां लाट साहब रहते हैं, उसका धंधा और भी अच्छा चलेगा। अपनी सहेलियों से वो दिल्ली की तारीफ सुन चुकी थी। फिर वहां हजरत निजाम उद्दीन औलिया की दरगाह भी थी, जिससे इसे बेहद अकीदत थी। चुनांचे जल्दी जल्दी घर का भारी सामान बेच बाच कर वो खुदाबख्श के साथ दिल्ली आ गई। यहाँ पहुंचकर खुदाबख्श ने 20 रुपए माहवार पर एक छोटा सा फ्लैट ले लिया, जिसमें वो दोनों रहने लगे। एक ही किस्म के नए मकानों की लंबी सी कतार सड़क के साथ साथ चली गई थी। म्युनिसिपल कमेटी ने शहर का ये हिस्सा खास कस्बाइयों के लिए मुकर्रर कर दिया था, ताकि वो शहर में जगह जगह अपने अड्डे ना बनाए। नीचे दुकानें थीं और ऊपर 2 मंजिला रिहायशी फ्लैट। चूंकि सब इमारतें एक ही डिजाइन की थीं, इसलिए शुरू शुरू में सुल्ताना को अपना फ्लैट तलाश करने में बहुत दिक्कत महसूस हुई। पर जब नीचे लॉन्ड्री वाले ने अपना बोर्ड घर की पेशानी पर लगा दिया, तो उसको एक पक्की निशानी मिल गई। यहाँ मैले कपड़ों की धुलाई की जाती है। ये बोर्ड पढ़ते ही वो अपना फ्लैट तलाश कर लिया करती थी। इसी तरह उसने और भी बहुत सी निशानियां कायम कर लीं। मसलन बड़े बड़े हुरूफ में जहाँ कोयलों की दुकान लिखा था, वहाँ उसकी सहेली हीराबाई रहती थी, जो कभी कभी रेडियो घर में गाने जाया करती थी। जहाँ शरीफा के खाने का आला इंतजाम है, लिखा था, वहाँ उसकी दूसरी सहेली मुख्तार रहती थी। निवाड़ के कारखाने के ऊपर अनवरी रहती थी, जो उसी कारखाना के सेठ के पास मुलाजिम थी। चूंकि सेठ साहब को रात के वक्त अपने कारखाने की देखभाल करनी होती थी, इसीलिए वो अनवरी के पास ही रहते थे। दुकान खोलते ही ग्राहक थोड़े ही आते हैं।
चुनांचे जब 1 महीने तक सुल्ताना बेकार रही तो उसने यही सोचकर अपने दिल को तसल्ली दी। पर जब 2 महीने गुजर गए और कोई आदमी उसके कोठे पर ना आया तो उसे बहुत तशवीश हुई। उसने खुदाबख्श से कहा, क्या बात है खुदाबख्श, 2 महीने आज पूरे हो गए हमें यहाँ आए हुए, किसी ने इधर का रुख भी नहीं किया। अरे मानती हूं आजकल बाजार बहुत मंदा है, पर इतना मंदा भी तो नहीं कि महीने भर से कोई शक्ल देखने भी ना आए। खुदाबख्श को भी ये बात बहुत अरसा से खटक रही थी, मगर वो खामोश था। पर जब सुल्ताना ने खुद बात छेड़ी तो उसने कहा, मैं कई दिनों से इसकी बाबत सोच रहा हूँ। एक बात समझ में आती है कि ये जंग की वजह से लोग बाग दूसरे धंधों में पड़कर इधर का रास्ता भूल गए हैं, या फिर ये हो सकता है कि वो इसके आगे कुछ कहने ही वाला था कि सीढ़ियों पर किसी के चढ़ने की आवाज आई। खुदाबख्श और सुल्ताना दोनों इस आवाज की तरफ झुके। थोड़ी देर के बाद दस्तक हुई। खुदाबख्श ने लपक कर दरवाजा खोला। एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ये पहला ग्राहक था जिससे 3 रुपए में सौदा तय हुआ। इसके बाद 5 और आए, यानी 3 महीने में 6, जिनसे सुल्ताना ने सिर्फ 18.5 रुपए वसूल किए। 20 रुपए माहवार तो फ्लैट के किराए में चले जाते थे, पानी का टैक्स और बिजली का बिल जुदा था। इसके अलावा घर के दूसरे खर्च थे, खाना पीना, कपड़े लत्ते, दवा दारू और आमदन कुछ भी नहीं। 18.5 रुपए 3 महीने में आए तो उसे आमदन नहीं कह सकते। सुल्ताना परेशान हो गई। 5.5 तोले की 8 कंगनियां जो उसने अंबाले में बनवाई थी आहिस्ता आहिस्ता बिक गईं। आखिरी कंगनी की जब बारी आई तो उसने खुदाबख्श से कहा, तुम मेरी सुनो और चलो वापस अंबाले में, यहाँ क्या धरा है। भाई होगा, पर हमें तो ये शहर रास नहीं आया। तुम्हारा काम भी वहां खूब चलता था, चलो वहीं चलते हैं। जो नुकसान हुआ है उसको अपना सर सदका समझो। इस कंगनी को बेचकर आओ, मैं असबाब वगैरह बांधकर तैयार रखती हूँ। आज रात की गाड़ी से यहां से चल देंगे। खुदाबख्श ने कंगनी सुल्ताना के हाथ से ले ली और कहा, नहीं जाने मन, अंबाला अब नहीं जाएंगे, यहीं दिल्ली में रहकर कमाएंगे। कि तुम्हारी चूड़ियां सब की सब यहीं वापस आएंगी। अल्लाह पर भरोसा रखो, जो बड़ा कारसाज है, यहां भी वो कोई ना कोई असबाब बना ही देगा। सुल्ताना चुप हो गई। चुनांचे आखिरी कंगनी हाथ से उतर गई। बचे हाथ देखकर उसको बहुत दुख होता था, पर क्या करती, पेट भी तो आखिर किसी हीले से भरना था। जब 5 महीने गुजर गए और आमदन खर्च के मुकाबले में चौथाई से भी कुछ कम रही तो सुल्ताना की परेशानी और ज्यादा बढ़ गई। खुदाबख्श भी सारा दिन अब घर से गायब रहने लगा। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं था कि पड़ोस में उसकी 2-3 मिलने वाली वलियां मौजूद थीं, जिनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। पर हर रोज उनके यहाँ जाना और घंटों बैठे रहना उसको बहुत बुरा लगता था। चुनांचे आहिस्ता आहिस्ता उसने इन सहेलियों से मिलना जुलना बिल्कुल तर्क कर दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी छालियां काटती रहती, कभी कभी अपने पुराने और फटे हुए कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के साथ खड़ी हो जाती और सामने रेलवे शेड में साकित और इंजनों की तरफ घंटों बेमतलब देखती रहती। सड़क की दूसरी तरफ माल गोदाम था, जो उस कोने से इस कोने तक फैला हुआ था। दाहिने हाथ को लोहे की छत के नीचे बड़ी बड़ी गांठें पड़ी रहती थीं और हर किस्म के माल असबाब के ढेर में लगे रहते थे। एक दिन खुदाबख्श से उसने कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो। मेरा सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर उसने हर बार सुल्ताना से यह कहकर उसकी तस्फी कर दी, जाने मन मैं बाहर कुछ कमाने की फिक्र कर रहा हूँ। अल्लाह ने चाहा तो चंद दिनों में ही बेड़ा पार हो जाएगा। पूरे 5 महीने हो गए थे, मगर अभी तक न सुल्ताना का बेड़ा पार हुआ और न ही खुदाबख्श का। मुहर्रम का महीना सर पर आ रहा था, मगर सुल्ताना के पास काले कपड़े बनवाने के लिए कुछ भी ना बचा था। मुख्तार ने लेडी हैमिल्टन की एक नई वजह की कमीज बनवाई थी, जिसकी आस्तीनें काले जॉर्जेट की थीं। इसके साथ मैच करने के लिए उसके पास काली साटन की सलवार थी, जो काजल की तरह चमकती थी। अनवरी ने रेशमी जॉर्जेट की एक बड़ी नफीस साड़ी खरीदी थी।
उसने सुल्ताना से कहा था कि वो इस साड़ी के नीचे सफ़ेद बोस्की को पेटीकोट पहनेगी क्योंकि ये नया फैशन है। इस साड़ी के साथ पहनने को अनवरी काली मखमल का एक जूता लाई थी जो बड़ा नाजुक था। सुल्ताना ने जब ये तमाम चीज़ें देखी तो उसको इस एहसास ने बहुत दुख दिया कि वो मुहर्रम मनाने के लिए ऐसा लिबास खरीदने की लायक नहीं बची। अनवरी और मुख्तार के पास ये लिबास देखकर जब वो घर आई तो उसका दिल बहुत मगमूम था। उसे ऐसा मालूम होता था कि फोड़ा सा उसके अंदर पैदा हो गया है। घर बिल्कुल खाली था। खुदाबख्श बाहर था। देर तक वो दरी पर गांव तकिया सर के नीचे रखकर लेटी रही, पर जब उसकी गर्दन ऊंचाई के बाइस अकड़ सी गई तो उठकर बाहर बालकनी में चली गई ताकि गम अफजा ख्यालात को अपने दिमाग से निकाल दे। सामने पटरियों पर गाड़ियों के डब्बे खड़े थे, पर इंजन कोई भी ना था। शाम का वक्त था। छिड़काव हो चुका था, इसीलिए गर्दो गुबार दब गया था। बाजार में ऐसे आदमी चलने शुरू हो गए थे जो ताक झांक करने के बाद चुपचाप घरों का रुख करते हैं। ऐसे ही एक आदमी ने गर्दन ऊंची करके सुल्ताना की तरफ देखा। सुल्ताना मुस्कुरा दी। उसको भूल गई क्योंकि अब सामने पटरियों पर एक इंजन नूदार हो गया था। सुल्ताना ने गौर से उसकी तरफ देखना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता ये ख्याल उसके दिमाग में आया कि इंजन ने भी काला लिबास पहन रखा है। ये अजीबोगरीब ख्याल दिमाग से निकालने की खातिर जब उसने सड़क की जानिब देखा तो उसे वही आदमी बैलगाड़ी के पास खड़ा नजर आया जिसने उसकी तरफ ललचाई नजरों से देखा था। सुल्ताना ने हाथ से उसे इशारा किया। उस आदमी ने इधर उधर देखकर एक लतीफ इशारे से पूछा, किधर से आऊं? सुल्ताना ने उसे रास्ता बता दिया। वो आदमी थोड़ी देर खड़ा रहा मगर फिर बड़ी फुर्ती से ऊपर चला आया। सुल्ताना ने उसे दरी पर बैठाया। जब वो बैठ गया तो उसने सिलसिलाए गुफ्तगू शुरू करने के लिए कहा, आप ऊपर आते डर रहे थे? वो आदमी ये सुनकर मुस्कुराया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ? डरने की बात ही क्या थी? इस पर सुल्ताना ने कहा, ये मैंने इसलिए कहा कि आप देर तक वहीं खड़े रहे और फिर कुछ सोचकर इधर आए। वो ये सुनकर फिर मुस्कुराया। तुम्हें गलतफहमी हुई है। मैं तुम्हारे ऊपर वाले फ्लैट की तरफ देख रहा था। वहां कोई औरत खड़ी एक मर्द को ठेंगा दिखा रही थी। मुझे ये मंजर पसंद आया। फिर बालकनी में सब्ज बल्ब रोशन हुआ तो मैं कुछ देर के लिए ठहर गया। सब्ज रोशनी मुझे पसंद है, आंखों को बहुत अच्छी लगती है। यह कह उसने कमरे का जायजा लेना शुरू कर दिया। फिर वो उठ खड़ा हुआ। सुल्ताना ने पूछा, आप जा रहे हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं, मैं तुम्हारे इस मकान को देखना चाहता हूं। चलो मुझे तमाम कमरे दिखाओ। सुल्ताना ने उसको तीनों कमरे एक एक करके दिखा दिए। उस आदमी ने बिल्कुल खामोशी से इन कमरों का मुआयना किया। जब वो दोनों फिर उसी कमरे में आ गए जहां वो पहले बैठे थे तो उस आदमी ने कहा, मेरा नाम शंकर है। सुल्ताना ने पहली बार गौर से शंकर की तरफ देखा। वो एक मामूली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर उसकी आंखें गैर मामूली तौर पर साफ और शफाफ थीं। कभी कभी इनमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गठीला और कसरती बदन था। कनपटियों पर उसके बाल सफेद हो रहे थे। उसने एक महरूम रंग की गर्म पतलून पहनी थी। सफेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन के ऊपर से उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था शंकर के बजाय सुल्ताना ग्राहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को कदरे परेशान कर दिया। चुनांचे उसने शंकर से कहा, फरमाइए। शंकर बैठा था, ये सुनकर लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? तुम ही कुछ फरमाओ, बुलाया तुमने है मुझे। जब सुल्ताना कुछ न बोली तो वो उठ बैठा। मैं समझा। लो अब मुझसे सुनो। जो कुछ तुमने समझा गलत है। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो कुछ देकर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है। मुझे जब बुलाया जाए तो फीस देनी ही पड़ती है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद उसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम लोग करते हो। क्या? तुम क्या करती हो? मैं कुछ भी नहीं करती। अरे, तो मैं भी कुछ भी नहीं करता।
सुल्ताना ने भन्ना कर कहा, ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम भी कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। हाँ, झक मारती हूँ। मैं भी झक मारता हूँ। तो आओ दोनों झक मारें। मैं जाहिर हूँ, मगर झक मारने के लिए दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं है। और मैं भी वॉलंटियर नहीं हूँ। सुल्ताना यहाँ रुक गई। उसने पूछा, ये वॉलंटियर कौन होते हैं? शंकर ने जवाब दिया, उल्लू के पट्टे। मैं भी उल्लू की पट्टी नहीं हूँ, सुल्ताना बोली। मगर वो आदमी खुदाबख्श जो तुम्हारे साथ रहता है जरूर उल्लू का पट्टा है। सुल्ताना ने पूछा, क्यों? इसलिए कि वो कई दिनों से ऐसे खुदा रफीदा फकीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर जा रहा है जिसकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की तरह बंद है। यह कहकर शंकर हंसा। इस पर सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो इसीलिए हमारे इन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो? शंकर मुस्कुराया, ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा नहीं हुआ करते। पंडित मौलवी और मिस्टर जिन्ना अगर यहाँ आ जाए तो वो भी शरीफ आदमी बन जाए। जाने तुम क्या उठपटांग बात करते हो, बोलो रहोगे? उसी शर्त पर जो पहले बता चुका हूं। सुल्ताना उठ खड़ी हुई। तो जाओ, रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा। पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठूंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभी इस बाजार से गुजर करता हूं। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूं। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक उसके मुतल्लिक सोचती रही। उस आदमी की बातों ने उसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। अगर वो अंबाले से आया होता तो वो खुशहाल थी तो उसने किसी और रंग से उस आदमी को देखा होता और बहुत मुमकिन है कि उसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता। मगर यहाँ चूंकि वो बहुत उदास रहती थी इसीलिए शंकर की बातें उसे पसंद आईं। शाम को जब खुदाबख्श आया तो सुल्ताना ने उससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे? खुदाबख्श थक कर चूर चूर हो चुका था। कहने लगा, पुराने किले के पास से आ रहा हूँ। वहाँ एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। उन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन फिर जाएं। सुल्ताना बोली, कुछ उन्होंने तुमसे कहा? खुदाबख्श ने कहा, नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए। पर सुल्ताना, मैं जो उनकी खिदमत कर रहा हूँ वो अकारत नहीं जाएगी। अल्लाह का फजल शामिल हाल रहा तो जरूर वारे न्यारे हो जाएंगे। सुल्ताना के दिमाग में मुहर्रम मनाने का ख्याल समाया हुआ था। खुदाबख्श से रूनी आवाज में कहने लगी, सारा सारा दिन बाहर गायब रहते हो। मैं यहाँ पिंजरे में कैद रहती हूँ, न कहीं जा सकती हूँ न आ सकती हूँ। मुहर्रम सर पर है, आ ही गया है। कुछ तुमने इसकी भी फिक्र की है? मुझे काले कपड़े चाहिए, घर में फूटी कौड़ी तक नहीं। कंगनियां थी सो एक एक करके बिक गई। अब तुम ही बताओ क्या होगा? इन फकीरों के पीछे कब तक मारे मारे फिरोगे? मुझे तो ऐसा दिखाई देता है कि यहाँ दिल्ली में खुदा ने भी हमसे मुंह मोड़ लिया है। मेरी सुनो तो अपना काम शुरू कर दो, कुछ तो सहारा हो ही जाएगा। खुदा बख्श दरी पर लेट गया और कहने लगा, पर यह काम शुरू करने के लिए भी तो थोड़ा बहुत सरमाया चाहिए। खुदा के लिए अब ऐसी दुख भरी बातें ना करो, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो सकती। मैंने सचमुच अंबाला छोड़ने में सख्त गलती की, पर जो करता है अल्लाह ही करता है और हमारी बेहतरी के लिए भी करता है। क्या पता कुछ देर और तकलीफें बर्दाश्त करने के बाद हम। सुल्ताना ने बात काट कर कहा, तुम खुदा के लिए कुछ करो, चोरी करो या डाका मारो, पर मुझे एक सलवार का कपड़ा जरूर ला दो। मेरे पास सफेद बोस्की की कमीज पड़ी है, उसको मैं काला रंगवा लूंगी। सफेद नैनों का एक नया दुपट्टा भी मेरे पास मौजूद है, वही जो तुमने मुझे दिवाली पर ला कर दिया था। ये भी कमीज के साथ ही काला रंगवा लिया जाएगा। एक सिर्फ सलवार की कसर है। सो तुम कुछ कुछ भी करो, कहीं से भी पैदा करो, पर मुझे लाके दो। देखो, तुम्हें मेरी जान की कसम किसी ना किसी तरह जरूर ला दो। मेरी भित्ती खाओ अगर ना लाओ। खुदाबख्श उठ बैठा। अब तुम ख्वामखा जोर दिए चली जा रही हो। मैं कहां से लाऊंगा? अफीम खाने के लिए भी मेरे पास पैसे नहीं है। सुल्ताना बोली, कुछ भी करो, मगर मुझे 4.5 गज काली साटन ला दो। दुआ करो कि आज रात ही अल्लाह 2-3 आदमी भेज दे। लेकिन तुम कुछ नहीं करोगे। तुम अगर चाहो तो जरूर इतने पैसे पैदा कर सकते हो।
जंग से पहले ये साटन 12-14 आना गज मिल जाया करती थी, अब ₹1.25 गज के हिसाब से मिलती है। 4.5 गज पर कितने रुपए खर्च हो जाएंगे? अब तुम कहती हो तो कोई हिल्ला करूंगा। ये कहकर खुदाबख्श उठा। लो, अब इन बातों को भूल जाओ, मैं होटल से खाना ले आऊं। होटल से खाना आया, दोनों ने मिलकर जहर मार लिया और सो गए। सुबह हुई, खुदाबख्श पुराने किले वाले फकीर के पास चला गया और सुल्ताना अकेली रह गई। कुछ देर लेटी रही, कुछ देर सोई रही, इधर उधर कमरों में टहलती रही। दोपहर का खाना खाने के बाद उसने अपना सफेद नैनो का दुपट्टा और सफेद बोस्की की कमीज निकाली और नीचे लॉन्ड्री वालों को रंगने के लिए दे आई। कपड़े धोने के अलावा वहां रंगने का काम भी होता था। ये काम करने के बाद उसने वापस आकर फिल्मों की किताबें पढ़ी, जिसमें उसकी देखी हुई फिल्मों की कहानी और गीत छपे हुए थे। ये किताबें पढ़ते पढ़ते वो सो गई। जब वो उठी तो शाम हो गई थी। बत्तियां रोशन हो रही थीं। नीचे सड़क में रौनक के आसार नजर आ रहे थे। सर्दी में थोड़ी सी शिद्दत हो गई थी, मगर सुल्ताना को ये नागवार मालूम ना हुई। वो सड़क पर आते जाते तांगों और मोटरों की तरफ एक अरसा से देख रही थी। तभी उसे शंकर नजर आया। मकान के नीचे पहुंचकर उसने गर्दन ऊंची की और सुल्ताना की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया। सुल्ताना ने गैर इरादी तौर पर हाथ का इशारा किया और उसे ऊपर बुला लिया। जब शंकर ऊपर आ गया तो सुल्ताना बहुत परेशान हुई कि इससे क्या कहे। दरअसल उसने ऐसे ही बिना सोचे समझे उसे इशारा कर दिया था। शंकर बेहद मोहतिन था, जैसे उसका अपना ही घर है। चुनांचे बड़ी बेतकल्लुफी से पहले रोज की तरह वो गांव तकिया सर के नीचे रखकर लेट गया। जब सुल्ताना ने देर तक उससे कोई बात ना की तो उसने कहा, तुम मुझे 100 दफा बुला सकती हो और 100 दफा ही कह सकती हो कि चले जाओ। मैं ऐसी बातों पर कभी भी नाराज नहीं होता। सुल्ताना शशोपंज में गिरफ्त हो गई। कहने लगी, नहीं बैठो, तुम्हें जानने को कौन कहता है। शंकर इस पर मुस्कुरा दिया। तो मेरी शर्तें तुम्हें मंजूर हैं? कैसी शर्तें? सुल्ताना ने हंसकर कहा, क्या निकाह कर रहे हो मुझसे? निकाह और शादी कैसी? ना तुम उम्र भर में किसी से निकाह करोगी, ना मैं। ये रस्में हम लोगों के लिए नहीं है। छोड़ो इन फजूलियत को, कोई काम की बात करो। बोलो, क्या बात करूं? तुम औरत हो, कोई ऐसी बात शुरू करो जिससे 2 घड़ी दिल बहल जाए। इस दुनिया में सिर्फ दुकानदारी ही दुकानदारी नहीं है, और कुछ बहुत है। सुल्ताना जहनी तौर पर अब शंकर को कबूल कर चुकी थी। कहने लगी, साफ साफ कहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? जो दूसरे चाहते हैं। शंकर उठकर बैठ गया। तुम में और दूसरों में फिर फर्क ही क्या है? तुम में और मुझ में कोई फर्क नहीं है। उनमें और मुझ में जमीनों आसमान का फर्क है। ऐसी बहुत सी बातें होती हैं जो पूछना नहीं चाहिए, खुद समझना चाहिए। सुल्ताना ने थोड़ी देर तक शंकर की तरफ इस बात को समझने की कोशिश की और कहा, मैं समझ गई हूं। तो कहो, क्या इरादा है? तुम जीते, मैं हारी, पर मैं कहती हूं आज तक किसी ने ऐसी बात कबूल ना की होगी। तुम गलत कहती हो। इसी मोहल्ले में तुम्हें ऐसी सादा लोह औरत से मिल जाएंगी जो कभी यकीन नहीं करेंगी कि औरत ऐसी जिल्लत कबूल कर सकती है, जो तुम बगैर किसी एहसास के कबूल कर रही हो। लेकिन उनके ना यकीन करने के बावजूद तुम हजारों की तादाद में मौजूद हो। तुम्हारा नाम सुल्ताना है ना? सुल्ताना ही है। शंकर उठ खड़ा हुआ और हंसने लगा। मेरा नाम शंकर है। ये नाम भी अजब ऊटपटांग होते हैं। चलो, आओ अंदर चलें। शंकर और सुल्ताना दरी वाले कमरे में वापस आए। वो दोनों हंस रहे थे, ना जाने किस बात पर। जब शंकर जाने लगा, सुल्ताना ने कहा, शंकर, मेरी एक बात मानोगे? शंकर ने जवाबन कहा, पहले बात बताओ। सुल्ताना कुछ झेंप सी गई। तुम कहोगे कि मैं दाम वसूल करना चाहती हूं, मगर अरे कहो कहो, रुक क्यों गई? सुल्ताना ने जुर्रत से काम लेकर कहा, बात यह है कि मुहर्रम आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं कि काली सलवार बनवा सकूं। यहाँ के सारे दुखड़े तो तुम मुझसे सुन ही चुके हो। कमीज और दुपट्टा मेरे पास मौजूद था, जो मैंने आज रंगवाने के लिए दे दिया। शंकर ने यह सुनकर कहा, तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें रुपए दे दूं जो तुम ये काली सलवार बनवा सको? सुल्ताना ने फौरन ही कहा, नहीं, मेरा मतलब यह है कि अगर हो सके तो मुझे तुम एक काली सलवार बनवा दो।
शंकर मुस्कुराया। मेरी जेब में तो इत्तेफाक ही से कभी कुछ होता है। बहरहाल मैं कोशिश करूंगा। मुहर्रम की पहली तारीख को तुम्हें ये सलवार मिल जाएगी। ले बस अब खुश हो गई? सुल्ताना के बूंदों की तरफ देखकर शंकर ने पूछा। क्या ये बूंदें तुम मुझे दे सकती हो? सुल्ताना ने हंसकर कहा। तुम क्या करोगे इन बूंदों का? चांदी के मामूली बूंदे हैं, ज्यादा से ज्यादा 5 रुपए के होंगे। इस पर शंकर ने कहा, मैंने तुमसे बूंदे मांगे हैं कि कीमत नहीं पूछी। बोलो, देती हो? ले लो। ये कहकर सुल्ताना ने बूंदे उतारकर शंकर को दे दिए। इसके बाद अफसोस हुआ, मगर शंकर जा चुका था। सुल्ताना को कतई यकीन न था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज इसने सुल्ताना को दी और कहा, साटन की काली सलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अब मैं चलता हूं। शंकर सलवार लेकर चला गया और कोई बात उसने सुल्ताना से न की। उसकी पतलून में सिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चला आया। सुल्ताना ने कागज खोला। साटन की काली सलवार थी, ऐसी ही जैसी कि वो अनवरी के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बूंदों और इस सौदे का जो अफसोस उसे हुआ था, इस सलवार ने और शंकर की वादा इफाई ने दूर कर दिया। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले से अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े पहने जब वो बाहर निकली तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो अनवरी अंदर दाखिल हुई। उसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ मालूम होता है, पर ये सलवार तो नई लगती है। कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी लाया है। ये कहते हुए उसकी नजरें अनवरी के कानों पर पड़ी और उसने देखा कि अनवरी ने वही बूंदे पहने थे जो सुल्ताना के थे। सुल्ताना ने पूछा, ये बूंदे तुम्हें कहां से मिले? अनवरी ने जवाब दिया, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद दोनों को थोड़ी देर तक खामोश रहना पड़ा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट।